बैलेंस मार्च 2014 वो था 87,14,478 रुपये 57 पैसे। और जो 24 लाख हमारा बचा उसको जोड़ने पे टोटल हुआ 1,11,21,816 रुपये 6 पैसे। ये ऑडिट हो चुका है ये अकाउंट फॉर इन आइटम ऑफ और रिपोर्ट of even date attached for अग्रवाल सुभाष चंद्र एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये साइन हो गया। अब मैं नेक्स्ट ईयर का 2015-16 का अकाउंट आपके सामने रखा हूँ। जो इनकम हुई हमें मेंबरशिप से 1,29,237 रुपये 50 पैसे, डायरी से 34,49,500 रुपये, बैंक इंटरेस्ट से 4,47,951 रुपये 74 पैसे। टोटल इनकम हुई हमारी 40,26,689 रुपये 24 पैसे। जो इस साल खर्चे हुए डेप्रिसिएशन पे हैं 9,217 रुपये, एजुटेशन प्रोग्राम 57,080 रुपये, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस 50,000 रुपये, बैंक चार्जेज 2,974 रुपये, चैरिटी एंड डोनेशन में 1 लाख रुपये, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे 1,82,113 रुपये, ऑफिस एक्सपेंसेस पे 6,92,832 रुपये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे 10,43,812 रुपये, सैलरी पे 1,78,500 रुपये, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे 37,669 रुपये, टूर एंड ट्रेवल पे 2,30,242 रुपये। टोटल जो खर्चा हुआ 25,84,439 रुपये। इस तरीके से जो हमें फ़ायदा हुआ 2015-16 में 14,42,250 रुपये 24 पैसे। अब इसकी बैलेंस शीट है। कंप्यूटर्स पे बचा हमारा 1,944 रुपये, फर्नीचर पे 38,368 रुपये डेप्रिसिएशन के बाद बतला रहा हूँ, एयर कंडीशनिंग पे 11,540 रुपये, सिंडिकेट बैंक में जो हमारा बैलेंस है 1,24,08,035 रुपये 30 पैसे, और कैश इन हैंड 91,055 रुपये। इस तरीके से 1,24,99,090 रुपये 35 पैसे ये बैंक बैलेंस है। तो टोटल हो जाता है हमारा ये 1,25,64,066 रुपये 30 पैसे। अभी जो हमारा इसको जो फंड बचता है हमारे पास, ये ट्रस्ट फंड जो है ये पिछली साल का था हमारा 1,11,21,816 रुपये 6 पैसे, और ये जो हमें बचा इस साल का 14,42,250 रुपये 24 पैसे। ये दोनों जुड़ने के बाद 1,25,64,066 रुपये 30 पैसे हमारे पास 31 मार्च 2016 को हो जाता। ये भी सी एस है इन आइटम ऑफ और रिपोर्ट ऑफ इवन डेट अटैच फॉर अग्रवाल सुभाष चंद्र एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनसे ऑडिट हो चुका है। ये दोनों साल का लेखा जोखा जो है आपके सामने प्रस्तुत किया। मतलब पेमेंट 3 24 ऑपरेटर वाला है ये मैट्रिक्स। ग्रांट ऑफ MACP इन प्रमोशनल हायरार्की नंबर 2। नंबर 3 रेगुलाइजेशन ऑफ ऑल एड हॉक एज एंड ईज। नंबर 4 अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग गाइडलाइन फॉर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ई। ग्रांट ऑफ बंचिंग बेनिफिट टू एज इन अ क्रेडिट प्री रिवाइज स्केल ऑफ ₹7450 इन पेमेंट टू विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006। Number 6, determine the eligibility list of A on 50
AE on 50% of the pay scale of 75,000 as per 5th CPC. Number 7, grant of bunching benefit as per table 28 of 5th CPC to those AEs granted the upgradation scale of on 1/1/1996. Amendment in number 8, amendment in RR Rule 2012 Grade A to restore earlier provision of RR enabling promotion to diploma holder AE to the post of E. B. To make enabling provision for redistribution of unfilled vacancy at E level Group A quota after every third year as per Supreme Court verdict in case of Colonel A.S. Iyer and others. C. To enhance quota of promotion promoting engineers from 66.23% to 85%. Grant of design and planning special pay at the rate of 10% and 25% of basic pay respectively. दोस्तों ये 9 डिमांड आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने शॉर्ट आउट की है। अगर आप इनको अप्रूवल देते हो तो अगली बॉडी के सामने रख के इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप अप्रूव करते हैं? अब एजेंडा नंबर 5 जो है एनी अदर इश्यू विद द परमिशन ऑफ चेयर। दोस्तों ये आखिरी एजेंडा है इस जनरल बॉडी का। इसमें अगर कोई साथी इन दो बात जो आपके जनरल सेक्रेटरी ने रिपोर्ट रखी, जो आपके ट्रेजरर ने रखी, या जो डिमांड चार्ट ऑफ डिमांड है या एनी अदर, अगर कोई रखना चाहे तो वो आए और अपनी बात माइक पर आके कहे, वहां से खड़ा खड़ा रखे। राम जी और उपस्थित सभी मेरे मित्रगण, मेरे 2 सजेशन हैं। सबसे पहले तो मैं इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए जिस व्यक्ति ने इस कमेटी के अलावा भी जिन लोगों ने बिहाइंड द कर्टेन बहुत मेहनत से काम किया होगा, उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां मिलना चाहता हूँ। तो हम लोग वेस्टर्न रीजन में कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो एक छोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के पीछे भी कितना ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आए हैं, तो कितनी लोगों ने मेहनत की होगी, कितना हार्ड वर्क किया होगा इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए। वो सारी की सारी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। सर, इसके अलावा जो चार्टर्ड डिमांड पढ़ा गया है, मेरे उसमें 2 सजेशन। पहला सजेशन तो एक ये है कि जो लिस्ट ये हमने 9 डिमांड्स की बनाई है, इस पर प्रायोरिटी तय करना है कि हमको सबसे ज्यादा फोर्स में और सबसे पहले किस डिमांड के ऊपर काम करना है। तो उसमें स्टार लगाया जाए कि हमारा एग्रेसिव मूवमेंट जो सबसे पहले शुरू होगा वो 6600 को लेकर होना चाहिए। जो भी मीन्स हो, जो भी रेट हो, 6600 हमारे टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। बिकॉज इस वक्त कैटेगरी में जो स्ट्रेंथ है उसमें जो सबसे ज्यादा नंबर्स हैं वो डिप्राइव्ड लोगों का है, जिनको 6600 नहीं मिला है। मुझे याद है 2002 या 2003 में जब हमने 100 डेज का वर्क टू रूल किया था, तो मेरी सर्विस 7-8 साल की उस टाइम में हुई थी। और हम लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस करके, बहुत मेहनत करके, हम लोगों ने लीडरशिप के साथ में देके आगे बढ़ के हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी उसमें। तब हमको ये नहीं पता था कि आज ये ACP मिल रहा है, जब ये हमें मिलने का नंबर आएगा तो हमसे ये छीन लिया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टॉप प्रायोरिटी तय की जाए इन 9 डिमांड में से कि कौन सी 2 डिमांड ऐसी हैं। एक मेरा रिक्वेस्ट है कि 6600। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बहुत क्रूशियल मामला है जिसको हम बहुत वेटेज नहीं दे रहे हैं, वो RR में चेंज करना है। जो RR के हिसाब से डिप्लोमा होल्डर को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे यही ऐसे होंगे जो कभी जिंदगी में एक्सेंट नहीं बन पाएंगे। मैं भी नहीं बन पाऊंगा, वो RR चेंज नहीं हुआ। तो वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मेरी रिक्वेस्ट है उसको भी टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाए। ये 2 डिमांड टॉप प्रायोरिटी में होनी चाहिए, उसके बाद वैकेंसी वगैरह फिलिंग वगैरह तो चलती रहेंगी। तीसरा
है और मैं जानता हूँ कि जितने फायरिंग लीडर्स हैं हमारे, जितनी कैपेसिटी है उनकी, वो बहुत कम छोटी सी बात है उनके लिए, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। ये जो टेन्योर काटने की बात होती है कि पहले था कि फुल टेन्योर का अगर आधा खत्म हो गया तो आप पीडीएफ फोटो करके आ सकते हैं, ये बहुत बड़ा रिप्राइज था उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, जो अपने परिवार, एक का बेटा कहीं है, बेटी कहीं है, वाइफ कहीं है, वाइफ बीमार है। कई केस बॉम्बे में ऐसे थे, जैसे गुलशन कुमार का केस था, वाइफ कैंसर से पीड़ित थी तो उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, मेहनत की हमारी टीम ने तो उनका ट्रांसफर करवा पाए हम लोग। तो ये बहुत बड़ा रिप्राइज था और इससे डिपार्टमेंट को घाटा नहीं है। ये डीजी ने आते ही नए नए ऑर्डर, नए नए सर्कुलर निकालने शुरू कर दिए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा था, इसमें कोई घाटा नहीं है डिपार्टमेंट को। तो पता नहीं क्यों ये चेंज किया है। ये निरंकुश होने का एक सिंबल दे रहा है डीजी के, निरंकुश हूं, मेरे ऊपर किसी का कुछ नहीं चलेगा और ये इसको कैंसिल कराया जाना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये एक और डिमांड जो है वो इसमें ऐड की जाए और ये तो कम से कम हम लोग को कैंसिल करा के ले जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद संदीप शर्मा जी, अच्छे सुझाव दिए और जनरल सेक्रेटरी उनका रिप्लाई देंगे। अब और कोई साथी कोई बात कहना चाहे? ध्यान में लाना चाहता हूँ, अरे पिछले कुछ दिनों से सिटी कमेटी ने एक स्पेशल मेरा अनुरोध है शांति से सुने, डिमांड की बात है हमारी, जो भी छात्र सुझाव दे रहे हैं जरा कृपा करके शांति बनाए रखें। सिक्योरिटी की एक्जिस्टेंस को खतरा होने का जा रहा है। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे गए पेपर में 12 दिसंबर तक मांगे गए थे। तो मुझे लगता है एक तो हम लोग मैक्सिमम लोगों की रिटायरमेंट हो रही है, हमारा स्टाफ वैसे कम हो रहा है और यदि डिपार्टमेंट जो हमारे हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो लोग डिपार्टमेंट को खत्म करने जा रहे हैं, लग रहा है उनको किसी और बोर्ड की तरह बनाने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए कि हमारी जो एक्जिस्टेंस है उसी को खतरा होने जा रहा है शायद। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा हमारी जो लीडर साहब इसके ऊपर ध्यान दें। और दूसरी छोटी सी डिमांड इसके बारे में इन्होंने हमारे सेक्रेटरी महोदय ने इसमें भी लिखा कि 6 साल का एडी जहाँ एडी अफसर के ऊपर किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। तीसरा हाई लेवल पावर कमेटी बनाई गई है, उसके ऊपर अभी तक सुझाव ही मांगे जा रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी उस बात को काफ़ी लेट हो रहा है मुझे लगता है। यदि उसके ऊपर भी थोड़ा सा इस पॉइंट को भी हमारे इसमें लिया जाए तो उसको भी जल्द से जल्द किया जाए तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है अभी जो 9 डिमांड्स की कैबिनेट के लिए बनाई हुई है, मेरा एक उसमें सजेशन है अगर उचित लगे सभी साथियों को कि इसमें ये नहीं रखी हुई ये जैसे मैंने अपने बताई है कि एज की भी सैकड़ों पोस्टें खाली पड़ी हैं, एक्सचेंज की पड़ी रहती हैं और जैसे होता है क्लासरूम में क्या होता है कि वैकेंसी नहीं भी होती है और कोई प्रमोशन के लिए भी होता है तो उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, उसके बाद उसे प्रमोट करके रिटायर किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ विडम्बना ये है कि जब तक सैकड़ों में जगह खाली नहीं हो जाती है ये की एक्सचेंज की या उसको नहीं भरी जाती है तो कई साथी ऐसे हैं जिनके होते हुए भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी के रहते हुए भी वो प्रमोट नहीं हो पाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एडवांस इसमें न तो कोई डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल पावर्स की जरूरत होती है, कहीं से फंड लाना है, एसोसिएशन या हम सब मिलकर प्रयास करें कि हमारे बीच में जो लिटिगेशन की वजह से नहीं हो पाते हैं उस पर हम लोग प्रयास करें तो लिटिगेशन कम से कम हो। डिपार्टमेंट को बाध्य करें कि जैसे क्लास का होता है वैकेंसी खाली नहीं रखी जाती है, जब भी होगा जो प्रमोशन होगा मिलेगा। ऐसा ही हमारा भी कोई साथी अगर वैकेंसी है और एलिजिबल है तो बगैर प्रमोशन के वो रिटायर न हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। इसी साथ सभी साथियों को धन्यवाद। वाल्मीकि ने अपने सुझाव दिए, ठीक है पीला। अब आइए हमारे ईस्टर्न रीजन के सेक्रेटरी साहब कुछ कहना चाहेंगे। जितना सारा डिमांड सही आया है उसका साथ में मैं एक डिमांड और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे जो मैनुअल प्रोविजंस है
इतना सारा पेपर वर्क है कि इसके लिए आजकल जेई का स्ट्रेंथ कम होने से ऐसा होता है कि काम करने मुश्किल हो जाता है। एक पुराने जितना मेमोरी प्रोडक्शन का जैसा रजिस्टर भरना और ये तो सरकार भी ये बंद कर दिया, इतना रजिस्टर चुस्त भी नहीं है, तो हमारा इतना रजिस्टर भरने का टाइम भी नहीं होता, काम भी नहीं देख पाते। तो इसको अगर बदलाव हो जाए, कुछ और मॉडर्न हो जाए, मॉडर्न हो जाए, ताकि काम देखने के लिए ज़्यादा मौका मिले। ये पोल्ट्री रजिस्टर जो है ये अभी बन सकता है कि इससे क्वालिटी अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा होने के लिए अब मैं प्रेसिडेंट विजेंद्र सिंह जी को इनवाइट करता हूँ ताकि आपके सुझावों का समीक्षण करें और इन पर एक्शन की बात करें। और उसके बावजूद जैसे एक रूटीन से जब प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं तो बॉडी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है और उसके बाद प्रक्रिया इलेक्शन की आएगी, तो विजेंद्र सिंह जी आए। हमारे वरिष्ठ लीडर आदरणीय थान सिंह जी, किरार जी, तरेन जी, एमजे खप्पर जी, डिप्लोमा फेडरेशन से आरसी श्रीवास्तव जी और परम आदरणीय एफसी जैन जी और देश भर की ब्रांची से जोन से आए मेरे जोन के ब्रांच के पदाधिकारी और दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, पंजाब से आए मेरे साथियों, मैं इस एसोसिएशन में 2001 से जुड़ा हूं। जब 9 अप्रैल 2001 को मैं असिस्टेंट इंजीनियर बना, एक हफ्ते बाद मैंने करमबीर जी से फोन किया, तब इन्होंने कहा कि भाई आ जाइए, लेकिन अभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुई है और वो शायद 28 या 29 अप्रैल को हो गई, 24 अप्रैल को हो गई। उसके बाद मैं लगातार सक्रिय हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, प्रेसिडेंट रहा, पिछले साल आप लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट रहा, प्रेसिडेंट बना। बहुत मंचों से, रैली से बाहर जाके हर बार एज प्रेसिडेंट भी मैंने बात की। अभी जो शर्मा जी ने बात की कि हमारे युवाओं की बात करें, तो मैं अपने एग्जीक्यूटिव से माफी मांगते हुए और इन वरिष्ठ नेताओं से माफी मांगते हुए मैं आज अपने मन की बात करूंगा, एज विजेंद्र सिंह करूंगा, एज प्रेसिडेंट नहीं करूंगा और युवाओं की ही बात करूंगा। दोस्तों, ये बात सच्ची सी है, किसी को बुरी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं एडवांस में बुरी माफी मांगता हूं, मेरी इंटेंशन नहीं है। ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर एसोसिएशन से जब से मैं जुड़ा हुआ हूं, ये सही है कि केवल और केवल ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर एसोसिएशन ही है जो कैडर के हित के मुद्दे उठाती है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर यह जरूर बताना चाहूंगा कि जब हमें एसीपी मिलती थी और जिस एसीपी के तहत हिरार्की की एसीपी में हमें 6600 का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का स्केल मिलता था, वो छठे वेतन आयोग ने छीन लिया। वो हमारे हाथ में नहीं था, वो सरकार ने हमसे छीन लिया। जब सरकार ने हमसे छीन लिया, हिरार्की के अनुसार ना देके ग्रेड पे की हिरार्की कर दी, तो उसमें तो कोई एसोसिएशन संगठन कुछ नहीं कर सकता। पर ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी एसोसिएशन ने जनरल बॉडी मीटिंग इसी हाल में करके उसमें भी एक सोल्यूशन निकालने की पहल की, जो एसईपीएस जिससे सभी लोगों को मिल सकता था, सभी लोगों को 6600 मिल सकता था, लेकिन वो मैच्योर नहीं हुई क्योंकि बाकी के 2 संगठन थे, उनकी डिमांड अलग थी, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। ये सही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूं, डिप्राइव नहीं, डिप्राइव का मतलब डिप्रेशन होता है, डिप्राइव नहीं है। जो जिन साथियों को नहीं मिला वो तो वैसे ही नौजवान साथी हैं, चाहे एग्जाम से प्रमोट हुए हो, चाहे आजकल जल्दी प्रमोट हो गए, डिप्राइव अपने आप को कभी ना कहें। हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि बाई डिफॉल्ट जिनमें संगठन का कोई कसूर नहीं था, संगठन ने भरपूर कोशिश किया। भारत सरकार की पॉलिसी के कारण एक प्रिविलेज ग्रुप खड़ा हो गया, एक लेस प्रिविलेज ग्रुप खड़ा हो गया। मैं उनको लेस प्रिविलेज कहूंगा क्योंकि जिन साथियों को 6600 मिल गया, उन साथियों को तो 7600 मिल गया, लेकिन जिन मेरे साथियों को 31 अगस्त 2008 को 12
थे और 24 साल के बीच के जो साथी थे 24 क्रॉस नहीं किए थे वो बिल्कुल डिसएडवांटेजेस रहे और उनको कुछ न कुछ दिया जा सकता था। कैसे दिया जा सकता था वो मैं बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि मैं 2001 से एसोसिएशन में सक्रिय हूँ, लेकिन मैं सक्रिय कहाँ पे रहा कि कॉमन मीटिंग के लिए प्रोग्राम के लिए प्रेसिडेंट बना, तो मुझे लगा कि यार अपने कुछ युवा साथियों के लिए करना चाहिए। एक युवा को मौका मिला। दोस्तों मैं बताऊंगा कि जेई में किसी एसोसिएशन किसी संगठन में ब्रांच का भी पदाधिकारी नहीं है और ये ड्यूटी है साल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी एसोसिएशन की और गाइडेंस है जिनको मैं अपना भाई मानता हूँ, जिसके कारण वो व्यक्ति जो जेई एसोसिएशन में किसी भी पद पे नहीं रहा, आप इंडिया सीपीडब्ल्यूडी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना 2015 में, जिसकी मैंने कभी ना इच्छा की ना सोच थी। हाँ, मेरी एक इच्छा जरूर थी। जब मैं जम्मू से पोस्टिंग होकर दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में आया तो नौजवान से असिस्टेंट इंजीनियर होते थे मेरे बीएस सलाम ये वहां बीएस बिश जी कुलदीप भैया जी जानते होंगे पीछे बैठे हुए। मुझे तो जरूर लगता था कि हम यार ठीक ठाक काम कर लेते हैं। ये महसूस होता था यार कहीं एग्जाम हो जाए तो इनकी तरह हम भी यही बन गए। ये